अब ये हल संधि का सेकंड लास्ट संधि है। ठीक है बच्चा, इसमें इसको कहते हैं रू प्रकरण। अर्थात यहां पर जो कुछ वर्ण आएंगे उनके स्थान पर रू का विधान किया जाएगा। और विसर्ग संधि के बहुत सारे काम आप यहीं से सीख लेंगे। तो आइए देखते हैं पहले वाला रूल, समः सुटी। सूत्र कहता है समो रूह स्यात् सुटी। समः माने सम को, और उसमें षष्ठी है तो माने सम के मकार को, अंतिम म। सम के म को क्या हो जाता है, रूह, रूह होता है। ये अनुनासिक इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसके ऊ की संज्ञा हो जाएगी, र बचेगा। तो समो मस्य रूह स्यात् सुटी, सम के मां को रूह होता है, सुट के परे रहते। सम प्लस स्कर्ता, कर्ता शब्द है वैसे तो कर्ता, लेकिन उसके आगे जो स लगा है वो स जो है सुट का सा है। एक सुट आगम होता है जो आप जब क्री धातु को पढ़ेंगे लघु सिद्धांत कौमुदी में, तो वहां पर ये तनादि गण में आएगा, ये तिङन्त प्रकरण के। अभी तो आप इतना जाने रहिए कि जो सा है वो सुट का सा है। सूत्र का अर्थ घट जाता है, समो मस्य रूह स्यात्, सम के म को रूह होगा, सुट के परे रहते। रू में से ऊ की इत संज्ञा लोप हो जाता है, र बचता है, इसलिए स रस करता ये स्थिति हो जाएगी। स रस करता ऐसी स्थिति होने पर इस पूरे प्रकरण में ये दो सूत्रों को जाने रहिएगा, हर जगह लगेंगे लगभग। सबसे पहला है अत्रानुनासिकस्य पूर्वस्य तु वा, और दूसरा सूत्र है अनुनासिकात् परो अनुस्वारः। इन सूत्रों का अर्थ एकदम तैयार रखना। पहला सूत्र रू से पूर्व वर्ण को अनुनासिक करता है। अनुनासिक कहते हैं जैसे चंद्रबिंदी वाला निशान जो अनुनासिक होता है ना, हाँ, तो अनुनासिक करता है। दूसरा वाला सूत्र रू से पूर्व वर्ण को अनुस्वार करता है। सूत्रों के अर्थ को देख लीजिए। अत्र रू प्रकरणे, अत्र रू प्रकरणे माने जो रू का जो प्रकरण चल रहा है, इसमें रोह पूर्वस्य अनुनासिको वा, रू से पूर्ववर्ती वर्ण को अनुनासिक हो जाएगा। वा माने विकल्प से होगा। ये उदाहरण के लिए देखते हैं हम यहीं पर, जब हमने मां को रू कर लिया है, रू का रा बचा है, तो यहां पर रू से पूर्ववर्ती वर्ण कौन है, र से पूर्ववर्ती वर्ण स का अ, तो उस आकार को क्या हो जाएगा, अनुनासिक हो जाएगा। ठीक है, और केवल ये इसी रू प्रकरण में होगा ये काम। एक सजिशु रू से भी रू होना है, उधर नहीं होगा ये काम। ये वाला जो रू प्रकरण चल रहा है इसमें तो रू से पूर्ववर्ती वर्ण को आपने अनुनासिक कर दिया, तो स र स्कर्ता ये स्थिति हुई। और जब ये विकल्प से होता है तो दूसरे पक्ष में क्या करिए, सूत्र है अनुनासिकात् परो अनुस्वारः। सूत्र का अर्थ होता है अनुनासिकम विहाय। अनुनासिकम विहाय मतलब अनुनासिकम पक्षम विहाय, अनुनासिक पक्ष को छोड़ करके रू से रोह पूर्वस्मात्, और रू से पूर्ववर्ती वर्ण को अनुस्वारागम, अनुस्वारागम हो जाता है। तो देखिए ये हमने अनुनासिक पक्ष को छोड़ दिया, अनुनासिकम पक्षम विहाय। रू से पूर्ववर्ती वर्ण वही है स का आ, तो उसे एक बार में क्या कर दीजिए, अनुस्वार कर दीजिए। अनुस्वार हो जाएगा तो सम रस करता। अब आपके दो पक्ष समानांतर चलेंगे यहां पर, एक तो अनुनासिक वाला पक्ष, एक अनुस्वार वाला पक्ष। यहां तक आप जब आपने स्थिति कर ली, फिर ये सूत्र आपको लगाना ही है। विसर्ग संधि में तो सर्वत्र लगेगा। इसकी कंडीशन देखिए, सूत्र विसर्ग करता है। सूत्र है खरवसानयोर विसर्जनी। यहां सूत्रार्थ होगा खरी अवसाने च, खरी माने खर के परे रहते, अथवा अवसाने अथवा अवसान में।
पदांतस्य रेफस्य विसर्गः, पदांत रेफ को विसर्ग हो जाता है। हम यहां पर देख रहे हैं स र, ये पदांत रेफ है, यहां पर भी पदांत रेफ है, इसके बाद खर परे है स, यहां पर भी स खर परे है, तो वो जो र है वो विसर्ग में बदल जाएगा। तो स्थिति हो जाएगी संस्कर्ता संस्कर्ता। ऐसी स्थिति होने पर अब यहां पर वार्तिक लिखा है संपुम का नाम सो वक्तव्य, अर्थात संपुम और कान शब्द संबंधी यदि विसर्ग होंगे उनको सकार कह देना चाहिए, माने उनको सकार होता है, वो विसर्ग नहीं रहता। समझ गए? तो भाई हमारे तो यहां सम संबंधी सकार है, वो सम संबंधी क्या है? विसर्ग है, इधर विसर्ग। तो ये विसर्गों को क्या कर देगा कि विसर्गों को स हो जाए, माने वो विसर्ग रूप में न रहे। तो इसने क्या कर दिया, वो जो विसर्ग थे उन्हें स में बदल दिया। तो संस्कर्ता और संस्कर्ता, ऐसा करने से अब रूप सिद्ध हो जाएगा है। अब जब आप इसे मिलाएंगे तो संस्कर्ता और संस्कर्ता ये दोनों प्रकार के रूप शुद्ध होंगे। ठीक है। इसी तरीके से आप संस्कृतम शब्द की भी सिद्धि देखिए। तो इसके इस प्रकरण से हमने क्या जाना इस सूत्र से? ये जो सूत्र है केवल सम के मकार को रू करता है, और इसके लिए हर जगह नहीं करेगा, सुट परे रहना अनिवार्य है। ठीक है। तो क्री धातु से ही सुट होता है, तब इसकी कंडीशन बनेगी। तो संस्कृता संस्कृता में ये प्रकार की यही संधि रहेगी। एक बार संस्कृत शब्द की सिद्धि खुद से करके लाइएगा। ठीक है। हाँ चल आगे बढ़ते हैं। ऋतु संधि का दूसरा नियम, इस संधि का दूसरा नियम है पुमः खई यम परे। ये सूत्र कहता है अम परे खई पुमो रूह, माने वो सूत्र सम के मां को रू करता था। कौन? समासुटी। ये सूत्र कहता है पुमो रूह, पुम के मकार को रू। एक एक शब्द पकड़ा हुआ है अभी तक इन्होंने, बस ये पुम के मकार को रू करता है। परे क्या होना चाहिए? ये देखो, अम परे खई, अम परक खय, ऐसी शब्दावली हम पहले भी पढ़ के आए हैं हेम परेवा इत्यादि सूत्र में। अम परे खई का मतलब क्या है? बोलो। नहीं 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 नहीं, ऐसा खय जिससे अम परे हो। अम परे खई को कैसे कहेंगे? ऐसा खय जिससे अम परे हो। ये देखो क है, ये खय है, खय प्रत्याहार में आ जाता है। अपचट था, प्रथम वर्गों के प्रथम और द्वितीय खय में आएंगे, और उस खय के बाद ओ अम परे है, तो उधर वाले को पहले बोल देते हैं बस, अम परे खई, अम परक खय, अम परक खय परे है आगे, तो पुम के मां को क्या कर दीजिए? रू। रू का क्या बचेगा? र। तो स्थिति हो जाएगी पुर को केलाहा। इतनी स्थिति हो गई। अब सेम सूत्र वहां फिर लगा लो, अत्र अनुनासिकस्य पूर्वस्य तुवा, अत्र अनुनासिकात् परोनुस्वारः। ये क्या करते हैं? इस रू प्रकरण में रू से पूर्ववर्ती वर्ण को अनुनासिक होता है, वो सूत्र कहता है, तो हमने अनुनासिक कर दिया। अनुनासिकात् परोनुस्वारः कहता है कि अनुनासिक पक्ष को छोड़ करके, मतलब इसके अलावा दूसरा एक पक्ष बनेगा जिसमें रू से पूर्ववर्ती वर्ण को अनुस्वार हो जाएगा। अनुस्वार होने पर स्थिति हो गई पूर्ण र कोकिला। अब यहां पर र को वो सूत्र पढ़े हो, खरबसाने और विसर्जनीय, पदांत रेफ को विसर्ग करता है, पदांत र को विसर्ग में बदलेगा, और पर में क्या होना चाहिए? खर परे हो। तो कोकिला का क खर परे है, तो वो विसर्ग में कब बदल दिया, तो पुह कोकिला और पुह कोकिला। ठीक है। और वही रूल संपुम का नाम सो वक्तव्य, इसमें पुम शब्द आया है, संपुम
और एक कान भी आया है, कान आगे आएगा, ठीक है। इससे क्या हो गया, उन विसर्गों को स हो जाएगा। तो पुंस कोकिला और पुंस कोकिला वर्ण सम्मेलन कर दीजिए, पुंस कोकिला, पुंस कोकिला है। अनुनासिक वाला कैसे बोलेंगे, पुंस कोकिला, अनुस्वार वाला पुंस कोकिला। बना लोगे ना, ऐसे बोलना है। आइए एक नियम और देखते हैं। ये दो नियम अभी जो हमने पढ़े, समः सुटी और पुमः खय्यम परे, ये तो सम और पुम, ये लिमिटेड जगह, इतनी ही जगह लगेंगे। ये वाला नियम थोड़ा ज्यादा लगता है। नश्छव्य प्रसान, क्या सूत्र है, सूत्रार्थ देखिए, अम परे छवि नान्तस्य पदस्य रूह न तु प्रसान शब्दस्य। अम परक छव परे रहते हैं, वो अम परक छव परे नान्तस्य पदस्य रूह, नान्त पद को रूह होता है, न तु प्रसान शब्दस्य, किंतु प्रसान शब्द के उसको रू नहीं होगा, ठीक है। तो नान्त पद को रू, अम परक छब का मतलब क्या है, ऐसा छब जिसके बाद अम परे हो। लगा लोगे ना इसे, तो चलिए देखते हैं। चक्रिन प्लस त्रायस्व, चक्रिन इति नान्तम पदम वर्तते, और नान्त पद से पर में क्या हो, अम परक छब। अम परक छब मतलब हाँ, ऐसा छब जिससे अम परे हो। पहले वाले को इधर बोलना होता है। तो देख, त्र में दो वर्ण हैं, ता और रा। उसमें से जो ता है वो तो छब प्रत्याहार है, क्योंकि छठा था छठा ता आ गया ना। और जो रा है, ता के बाद अगला वर्ण क्या है, वो अम है, अम प्रत्याहार में आता है। देख ले, अम प्रत्याहार यमगणनम तक बनेगा, वो है वरट में आ गया। अम परक छब मिलाना तरा में हमें है, तो नान्त पद को क्या कर दीजिए, रू, रू किया, स्थिति हो जाएगी चक्रे र त्रायस्व। अत्रारुणासिक से पूर्व से तुबा, एक बार में रू से पूर्ववर्ती वर्ण है इकार, उसे अनुनासिक कर लीजिए। अनुनासिक करने पर क्या बन जाएगा, चक्री र त्रायस्व, यहां चक्रिन त्रायस्व, एक बार अनुस्वार वाला पक्ष, और खरबसाने और विसर्जनीय से विसर्ग कर लीजिए, चक्री त्रायस्व, और यहां चक्री त्रायस्व। संपुम का नाम सो वक्तव्य, तो जो विसर्ग को सा करता है वो तीन ही स्थलों पर कर पाएगा, सम, पुम या कान। यहां तो चक्रिन शब्द का ना है, इधर नहीं कर पाएगा। इसलिए सूत्र को स्मरण रखिए, विसर्जनीयस्य सह। क्या सूत्र है, सूत्र का अर्थ होता है खरी, केवल खरी अर्थ है, माने सूत्र ऊपर को, सूत्र को मिलाकर के अर्थ करो पूरा। विसर्जनीयस्य इत्युक्ते विसर्गस्य, विसर्जनीय का हो या विसर्ग का हो, पर्याय शब्द हैं दोनों। तो विसर्जनीय से इत्युक्ते विसर्गस्य सह स्यात्, विसर्ग को स हो जाता है, खरी खर परे हो, ये साधारण रूल है। तो ये विसर्ग को स हो जाएगा, क्या परे हो, खर, तो खर परे है त्र, त्र का ता, तो विसर्ग किस में बदल गए, सा में, तो रूप बन गया चक्रिस्त्रायस्व और चक्रिंत्रायस्व। बना लोगे ना इन्हें, हाँ हाँ, प्रसान शब्द में नियम नहीं लगता है, इसलिए देखिए कहा अप्रसान किम, इसमें ऐसा क्यों कहा गया, न तू प्रसान शब्दस्य, तो उसके लिए उदाहरण दिया प्रसान प्लस तनोति। क्या उदाहरण है, प्रसान प्लस तनोति। यहां न को रू नहीं हुआ, ये तो प्रसान तनोति का प्रसान तनोति बनेगा। ये नान्त पद है और अम्परक छब है,
फिर भी प्रशांत अनोति में ये रू नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसने निषेध कर दिया ना, मैं प्रशांत शब्द में नहीं लगूंगा, तो ये सूत्र प्रशांत शब्द के ना को रू नहीं कर रहा है, तो प्रशांत अनोति बनेगा। और नान्त पद को ही रू करता है ये, इसलिए देखो हंती, हंती में क्या है, हन प्लस ती, हंती पूरा पद है और पद का अंत है ई, अंति अतः गिनंती। मैंने बताया क्या ट्रिक बताई है आपको, जो कहीं का शब्द रूप हो या धातु रूप हो वो पद होता है, तो हंती पद है। अब पद पद के अंत में होना चाहिए ना, किंतु ये हंती में तो ना पद के बीच में है, तो इसलिए यहां पर भी नान्त पद को रू नहीं होगा। समझ गए बातें? तो यहां तक का एक रू प्रकरण की बातें थी, इतनी समझ गए हो ना। चल अब आगे बढ़ते हैं। अब रू प्रकरण का अंतिम सूत्र है, अग्रिम सूत्र है नरीन पे। क्या सूत्र है? ये सूत्र कहता है नरीन इत्यस्य, नरीन के नकार को रुर्वा रू विकल्प से होता है। पे, पे मतलब यदि पकार परे हो तो। समझ गए? तो देखो नरीन प्लस पाही संधि विच्छेद कर लो और नरीन के ना को रू कर दो, बाद में क्या होना चाहिए, पकार परे होना चाहिए, तो प परे है पाही का प, तो नरीन के ना को रू कर दिया, तो नरी र पाही, इतनी स्थिति कर लिए। और रू से पूर्ववर्ती वर्ण को, रिकार को, ये दीर्घ री है बच्चा, ऐसे लिखा जाता है दीर्घ री, तो इस नरीन के री को एक बार में अनुनासिक कर लेना और एक बार में अनुस्वार कर लेना। कौन सूत्र है वो अनुस्वार अनुनासिक करने वाला? कौन सूत्र है? अत्रानुनासिकस्य पूर्वस्य तु वा, इस रू प्रकरण में रू से पूर्ववर्ती वर्ण को अनुनासिक होता है, और अनुस्वार करने वाला कौन सूत्र है? अनुनासिकात् परो अनुस्वारः। याद कर लेना, संस्कृत जगत में जिसको जितना याद है वो उतना विद्वान है, ये जान लेना। तो इसलिए रू से पूर्ववर्ती वर्ण को अनुस्वार हो गया। उसके बाद इस र को खर बसाने और विसर्जनीय, खर परे हो या अवसान पर, तो खर परे है पाई का पा, तो इस रा को क्या कर देते हैं? विसर्ग। तो रा को विसर्ग कर दिया तो नृह पाई, और यहां पर भी कर दिया, इस पक्ष में भी है नृह पाई। इसके बाद इन विसर्गों को आपने अभी विसर्जनीय से सह सूत्र पढ़ा है, ये वाला क्या करता है? विसर्गों को सा करता है खर परे रहते, तो यहां पर भी ये विसर्गों को सा कर सकता है कि नहीं? खर के परे रहते कर ही सकता है ना? विसर्गों को कर सकता है ना? क्या खर के विसर्गों को खर के परे रहते क्या करता है वो सूत्र? स करता है, तो यहां पर वो स कर सकता था, प्राप्ति तो है उसकी, लेकिन उसका एक बाधक सूत्र बना दिया पाणिनि जी ने, कुप वो कह पौच। कह पौ माने जहुआ मूली और उपधमानी। ये जो दिखाई दे रहा है ना सागर जी, ये दो कटोरियां सी छोटी छोटी, तो ये जो है अर्ध विसर्ग है। यदि का से पहले अर्ध विसर्ग है तो इसको कहते हैं फिर हम जुह्वा मूल्य, और प से पहले अर्ध विसर्ग है तो इसको क्या बोलते हैं? उपधमानीय। तो ये सूत्र ये कहता है कुपवोह, कुपवोह में सप्तमी है, सप्तमी का द्विवचन है ये, तो कुपवोह का अर्थ है कवर्गे पवर्गे च। कवर्ग और पवर्ग यदि परे है तो विसर्गस्य, विसर्ग को कह पौच, मतलब कह पौ माने जिह्वा मूली और उपधमानीय होते हैं। माने यदि कवर्ग परे है तो विसर्ग को जिह्वा मूल्य हो जाता है, पवर्ग परे है तो विसर्ग को उपधमानीय हो जाता है, उपधमानी माने वो अर्ध विसर्ग हो जाता है, ये कहने का तात्पर्य है। उदाहरण के लिए देखिए, नि प्लस पाइया विसर्ग के बाद कौन वर्ण है? जो कि पवर्ग का ही है, तो इसलिए इसको विसर्ग को क्या हो जाएगा? अर्ध विसर्ग हो जाएगा, अर्ध विसर्ग हो गया।
और यदि प से पहले अर्ध विसर्ग हैं तो इन विसर्गों को क्या कहते हैं हम? इनकी एक संज्ञा है जो औपधमानीय, पा से पहले, का से पहले की जिह्वा मूल्य होती है, तो इसको अर्ध विसर्ग कर दो बस। और इस पक्ष में भी अर्ध विसर्ग कर दो, तो पहला रूप अर्ध विसर्ग करने से बना, और ये भी अर्ध विसर्ग करने से बना दूसरा। और ये जो सूत्र है यहां च लिखा है, क्या लिखा है? च। तो च से क्या होता है? चाद विसर्ग। च से विसर्ग वाला भी रूप सही माना जाता है, तो माने ये वाले भी सही होंगे। नहीं पाई, नहीं पाई, अभी 4 हो गए टोटल। और एक बार ये रू होता ही नहीं है, क्योंकि रू वाह, तो नरीन पाही को ऐसा ही मिला दो, नरीन पाही बस। समझ गए ना? और ये जो रूल है केवल नरीन पे वाला, नरीन के नकार को रू करता है। कुब्बो का तो बहुत जगह लग सकता है, बस उसको तो कवर्ग पवर्ग परे चाहिए है, तो विसर्गों को किस में बदल देगा? अर्ध विसर्ग में। ऐसे कहो अर्ध विसर्ग में बदल देगा। अब वो कवर्ग परे होता है तो उन अर्ध विसर्गों को क्या कहा जाता है? और पवर्ग परे हो उन अर्ध विसर्गों से क्या कहा जाएगा उसे? हाँ, पवर्ग परे रहते जो अर्ध विसर्ग हैं वो पदमानीय कहलाएंगे। समझ गए? जिस पक्ष में ये सूत्र नहीं लगेगा, उस पक्ष में नहीं, पर ये ऐसा कह का रहा है, इसने तो विकल्प नहीं दिया ना, च पद दे दिया। इसने ये विकल्प नहीं कहा, इसने च पद दे दिया है। विकल्प होता तब तो वो करते, पर इसने च दे दिया, इसलिए चकार से हम विसर्ग करते हैं, फिर हम सकार इत्यादि नहीं करते हैं। समझ गए? समझी प्रभात? अब देखिए आगे एक और रूल, तस्य परमामृडितम, ये सूत्र है। अब हम एक रूप बनाने जा रहे हैं। अभी समपुम का नाम वक्तव्य में से समपुम को तो हम पढ़ लिए थे, हैं? अब कान बच गया है उसमें से। समपुम का नाम सो वक्तव्य क्या करता है? ये समपुम और कान संबंधी विसर्गों को समपुम का नाम सो वक्तव्य, याद रखो। तुम जो है, तुम जितना पढ़ रहे हो, समय दे रहे हो, लेकिन जब तक ये सब चीज कंठस्थ ना होगी, मूल तो कंठस्थ होना ही चाहिए। कौन सूत्र क्या करता है, उसका अर्थ क्या है मतलब, और उसका उदाहरण सहित अभ्यास करिए। अभ्यास परमम गुरु, अभ्यास परम गुरु है। हम तो गुरु थोड़ी देर वाले हैं, हम आपको एक मार्ग दिखा सकते हैं, जो तुम्हें समझ में नहीं आए उसे जल्दी से समझा सकते हैं, लेकिन समझने के बावजूद भी याद रखना अभ्यास का काम है। इसलिए अभ्यास को परम गुरु कहा जाता है। परम गुरु इसलिए है कि वो गुरुओं का भी गुरु है। गुरुओं को भी अभ्यास करना पड़ता है, तब उनकी विद्या सुरक्षित होती है। समझे बच्चा? हाँ, तो देख चल, अब मैं तुम्हें बहुत सारा इसलिए पढ़ा रहा हूं कि मुझे समाप्त करना है जल्दी से जल्द, फिर आगे मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं। ठीक है? इसलिए मैं तुम्हें खूब सारे सूत्र एक साथ पढ़ा देता हूं। इतने पढ़ा देता हूं मैं कि मैं जब वृंदावन में पढ़ा करता था तो एक दिन में गुरुजी इतना पाठ पढ़ाते थे, उसे हम पूरे दिन तैयार करके पूरे दिन भर वही तैयार करते थे, अगले दिन जाकर के गुरुजी को सुनाते थे। तो ये एक दिन की पर्याप्त डोज है। इससे तुम तैयार कर लिए, तुम इससे विद्वान बन जाओगे। तुम और क्लासों को पढ़ना या मत पढ़ना, फिर इससे तुम विद्वान बन जाओगे, इसको साध लिए इस पाठ को तो। ठीक है? तो चलो आजा, कान प्लस कान। अब ये सूत्र कहता है तस्य परमामृडितम, ये कहता है दुरुक्तस्य परम आमृडितम स्यात्। दुरुक्तस्य, जब कोई शब्द, एक ही शब्द 2 बार प्रयोग किया जा रहा है, तो उसमें पर वाला जो शब्द होता है उसका नाम हो जाता है आम्रेडित। ये आम्रेडित संज्ञा है जी। दुरुक्तस्य जो 2 बार कहा गया, उसमें पर वाले की कौन सी संज्ञा है? आम्रेडित संज्ञा है, माने कि इसका नाम आम्रेडित है, बस इतना जानना है ना, बस। क्या आम्रेडित संज्ञा क्योंकि क्या उसका फल है। सूत्र है कानाम्रेडिते,
कान आम्रेडिते, सूत्र का अर्थ कर लीजिएगा। कान नकारस्य रूह स्यात्, कान के नकार को रूह होता है। कान नकारस्य है ना, रूह स्यात्, कान के नकार को क्या हो जाता है, रूह हो जाता है। पर में क्या होना चाहिए, आम्रेडिते, सप्तमी है, आम्रेडित परे हो, तो अभी हम आम्रेडित संज्ञा की है इस वाले की, तो इस कान के नकार को क्या कर दो, रू। आम्रेडित परे है, अगला वाला कान आम्रेडित संज्ञा के। आम्रेडित क्यों है वो, क्योंकि द्विरुक्तस्य परम, जो कोई शब्द डबल हो तो उसमें पर वाला जो होता है वो, कान के नकार को रू कर दिया, का र कान, ठीक है। फिर क्या करेंगे, अत्रानुनासिकस्य पूर्वस्य तू वा, रू से पूर्ववर्ती वर्ण को अनुनासिक, और यहां पर अनुस्वार, रू से पूर्ववर्ती वर्ण को, तो कान रकान, कान रकान। और खरबसाने और विसर्जनी, यहां विसर्ग, तो कान कान कान, ठीक है। फिर क्या करिए, संपुम का नाम सो वक्तव्य, संपुम और कान संबंधी विसर्गों को स हो जाता है। संपुम कान संबंधी विसर्गों को यहां कर देंगे स। आगे संपुम का नाम सो वक्तव्य लगाएं क्यों, हम तो विसर्जनीय स से नहीं कर सकते क्या सा, क्यों जी, वो भी तो कर सकता है। विसर्जनीय स का क्या अर्थ था, विसर्जनीय से विसर्गों को स होता है, खर के परे रहते, तो देखो का खर परे है, ठीक है, और विसर्गों को कर दो क्या, तो विसर्गों को बदल दो सा में, तो क्या स्थिति हो जाएगी। तो जब ये कर सकता था तो संपुम का नाम सब, क्यों तुम उसमें कान शब्द रख रहे हो। कह रहे भैया सुनो, पाणिनि जी कोई ऐसे नहीं थे हमारी तुम्हारी तरह मंद बुद्धि। दरअसल क्या है कि संपुम का नाम सो वक्तव्य, ठीक है, इसका नहीं नहीं, जो विसर्जनीय से सा, ये जो सूत्र है, ताकि इसका एक बाधक सूत्र है कौन, कुपवऊ कपौचा, क्योंकि यहां पर कवर्ग परे है, तो कुपवऊ कपौचा क्या कर सकता था, कवर्गे पवर्गे च विसर्गस्य जिह्वा मूल्य उपदमानीय च, जिह्वा मूल्य है कर सकता था यहां पर, क्योंकि क परे है। अतः इस कुप्पऊ कपौचा की प्रवृत्ति को रोकने के लिए संपुम का नाम सो वक्तव्य में क्या किया गया, कान शब्द को रखा गया कि भैया उनके संपुम कान संबंधी विसर्ग होंगे, उन्हें तो सा ही होगा, उन्हें आप जिह्वा मूल्य मत करना कुप्पऊ कपौचा लगा करके। पंडित जी समझे, हाँ, तो इसलिए क्या हो जाएगा, सा तो बन जाएगा कांस कान, कांस कान मिला दो बस बन गया, ये बन जाएगा कांस कान और कांस कान, ठीक है। इति रूप प्रकरणम, ये रूप प्रकरण समाप्त हुआ। इसके बाद अब अग्रिम जो पाठ होगा वहां पर इस संधि का हम समापन कर देंगे। ये 2 ठो सूत्र और बचे हैं। आगम संधि पीछे निकल चुकी है, सी तुक से तुक भी निकल चुका है एक बार, लेकिन फिर पता नहीं वरदराजाचार्य जी को क्या सूझी, उन्होंने यहां एक बार और तुक दे दिया है ये, ठीक है लास्ट में। तो इसका एक हिस्सा जो अब हम अग्रिम कक्षा में पढ़ेंगे। आज इतना ही, ठीक है। हर हर महादेव। तो बच्चा समझ में आया था।